अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नजमुस साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। कुदरती आफात पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं और ना ही कोई इंसान यकीन के साथ इसकी कोई पेशेनगोई कर सकता है। पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में तुर्की में इंतहाई शदीद नौइयत के ज़लज़ले आए हैं, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में अमवात भी हुई। लेकिन ये सारी तबाही अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई है कि आया ये ज़लज़ला एक कुदरती आफत थी या फिर टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसानों की कुदरत के मामलात में छेड़छाड़। क्योंकि इस ज़लज़ले के बाद दुनिया में कई हैरानकुन बातें सामने आईं, जो बातें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि यह ज़लज़ला कुदरती नहीं था बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लाया गया। क्योंकि कोई भी इंसान या टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं जो इतने यकीन के साथ बता सके कि दुनिया के किस इलाके में कब और कितनी बड़ी नौइयत का ज़लज़ला आ सकता है। और इन्हीं ज़लज़लों के हवाले से एक डच रिसर्चर जिनका नाम है फ्रैंक होगर बीट्स, जो सोलर सिस्टम के ज्योमेट्री का असर हमारी ज़मीन पे कैसे होता है इसके मुतालिक रिसर्च करते हैं। और इसकी हाल ही में की गई एक ट्वीट जो इसने ज़लज़ले आने से 2 दिन पहले दी, सोशल मीडिया पे आज तक ट्रेंड कर रही है, जिसमें इन्होंने पिन पॉइंट लोकेशन पे ये बताया कि इन ज़लज़लों का असर किन किन ममालिक में और कितनी शिद्दत के साथ हो सकता है, जिसमें तुर्की, उर्दन, सीरिया, लिबनान के इलाके शामिल हैं। और ये पेशेनगोई एकदम सच साबित हुई। इस रिसर्चर ने अपने यूट्यूब वीडियो में ये बताया कि साउथ सेंट्रल टर्की, जॉर्डन, सीरिया और लिबनान में चंद ही दिनों में 7.5 मैग्नीट्यूड का एक ज़लज़ला आएगा। और फिर चंद दिनों में दुनिया ने यही देखा कि ये इलाके ज़लज़ले से लरस के रह गए और इस तरह इसके पास मौजूद तमाम इस्लामी ममालिक मुतासिर हुए। लेकिन यह ज़लज़ला इसराइल तक नहीं पहुंच सका और यही वजह है कि दुनिया कई तरह के सवाल उठा रही है कि आज की जदीद साइंस के मुताबिक भी अब तक कुदरती आफात, खास तौर पर ज़लज़लों की, सिर्फ 30 सेकंड पहले भी जदीद इंस्ट्रूमेंट के जरिए पेशेनगोई करना नामुमकिन है। तो भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि 2 से 3 दिन पहले कोई शख्स ज़लज़लों के मुतालिक कोई पेशेनगोई करे और वो सच हो जाए? और क्या ये किसी साइंस या किसी एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि हार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का नतीजा है, जिससे मसनूई तौर पे जानबूझ के इस अर्थक्वेक को पैदा किया गया? क्योंकि इन ज़लज़लों का सिर्फ मुसलमान ममालिक को मुतासिर करना इन ज़लज़लों को मशकूक बनाता है कि इसमें कोई इंसानी हाथ है। फ्रैंक होगर बीट्स का अपनी वीडियो में ये कहना था कि हम अपने सोलर सिस्टम की ज्योमेट्री यानी प्लैनेट्स और सूरज की तरतीब को देखें तो बिल्कुल इसी तरह की ज्योमेट्री साल 115 और 526 के अंदर भी बनी थी। और इसी बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रल एशिया के अंदर 2 तरह के अर्थक्वेक्स एक लाइन के अंदर पूरी पट्टी को हिट करेंगे, जिस तरह पिछले वक्त में करे थे। क्योंकि सोलर सिस्टम की ज्योमेट्री बिल्कुल वही पैटर्न बना रही है जो कि साल 115 और साल 526 के अंदर देखी गई थी। और अब 4 से 5 फरवरी 2023 को हमारे सोलर सिस्टम की ये खास पोजीशन जमीन पर समंदरी ऊंची लहरों और ज़लज़लों की वजह बन सकती है। लिहाजा इन ज़लज़लों की शिद्दत समंदर से होते हुए साउथ टर्की और इसके साथ जुड़े ममालिक पे असरअंदाज होंगी। और जिस तरह दुनिया ने देखा बिल्कुल वैसा ही हुआ। पर इसके अलावा इस ज़लज़ले की दूसरी पट्टी, जिसकी शुरुआत इंडियन ओशन से होते हुए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तक, इसका असर हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। और ये पेशेनगोई अगले चंद दिनों तक देखना बाकी है कि ये किस हद तक पूरी होती है। और ये बताया जा रहा है कि ये प्रिडिक्शन बिल्कुल साइंटिफिक है और ज़मीन के प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए इसको प्रिडिक्ट किया गया है, जिस पर कई आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं जो ये बताते हैं कि वाकई सोलर सिस्टम और सैयारों की मैग्नेटिक फील्ड का असर ज़मीन पर ऊंची समंदरी लहरें और ज़लज़लों की वजह बनता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ज़लज़ले और कोई भी कुदरती आफत इंसान के किसी कंट्रोल में नहीं, लेकिन इल्म, तहकीक और रिसर्च की बदौलत अल्लाह ने इस कायनात को इंसानों के लिए सर करने के लिए मुमकिन बना दिया है। और इन्हीं बलबूते पर इंसान आज अपनी कायनात से बाहर निकलने की सोच रहा है। और इसी तरह साइंटिस्ट अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स पर रिसर्च और स्टडी करने के बाद ज़लज़लों की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और ज़मीन का अपने मखसूस टाइम पे बार बार उसी अमल को दोहराना, ये एक पूरी साइंस है। पर इसके साथ साथ ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि इस तरह की कोई जदीद टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए ज़लज़ले पैदा करे जाएं, वो भी साइंस ही की मदद से इंसान ने आज बना ली है। क्योंकि तुर्की में ज़लज़ले से कुछ वक्त पहले ही आसमान पे अजीबो गरीब किस्म की रोशनी भी देखी गई, जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई अंदाज़ा नहीं कि आखिर ये रोशनी किस चीज़ की थी।
लेकिन इस हवाले से कई लोग ये दावा जरूर कर रहे हैं कि 2 फरवरी को प्रोजेक्ट हार्प से मसनूई ज़लज़ला पैदा करने के लिए जमीन की एक लेयर जो आइनोस्फेयर है उसे तवानाई बख्शने के नतीजे में ये रोशनी नमूदार हुई। तो इस तरह कुछ माहिरीन इसे कुदरती आफत करार दे रहे हैं और कुछ इसे इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की तरफ से किया जाने वाला हमला, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हाल ही में ट्रीटी ऑफ लौज़ान खत्म हो चुका है, जिसके बाद इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें कभी नहीं चाहती कि मुसलमान फिर से एक हो जाएं और फिर से खिलाफत उस्मानिया की तरह कोई रियासत कायम कर सकें। और जैसे कि हम जानते हैं कि मुसलमान तो पहले ही बहुत सख्त दौर से गुजर रहे हैं, तो इन हालात में अगर कोई कुदरती आफत आ जाए तो इस तरह मुसलमानों को और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोगों को मुआहदा लौज़ान के बारे में नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि 1923 में जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो खिलाफत उस्मानिया की मुखालिफ इत्तेहादी फौजें, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया शामिल थे, इन्होंने सल्तनत उस्मानिया से जंग बंदी के लिए एक मुआहदा करा जो मुआहदा लौज़ान के नाम से जाना जाता है। और इस मुआहदे की मुद्दत थी 100 साल, जिस मुआहदे में ऐसी शराइत मौजूद थीं जिसमें तुर्की दोबारा इस खित्ते में ना तो खिलाफत कायम कर सकता था और ना ही वही कोई बैनुल अक़वामी तौर पे किसी सियासत का हिस्सा बन सकता है, और ना ही अपने वसाइल यानी पेट्रोल वगैरह को खुद से इस्तेमाल कर सकता है जो तुर्की की सरजमीन पर मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्की की वो बंदरगाहें जिससे आमदनी आती थी उस पर भी पाबंदी लगा के उसकी आमदनी के तमाम तर ज़राए यूरोपीय ममालिक को दे दिए गए, जिसके नतीजे में तुर्की अपनी हदूद से गुजरने वाले कोई भी पैसेंजर या कार्गो शिप से कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकता था। और ये पाबंदियां इसलिए लगाई गईं कि दोबारा तुर्की अपने पांवों पे कभी ना खड़ा हो पाए और इस तरह ना ही ये कोई मजबूत इस्लामी रियासत बना सके जिस तरह खिलाफत उस्मानिया थी। इस मुआहदे के मुतालिक भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, अगर आपने वो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मौजूद है। और इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि ज़लज़ला तो अल्लाह की तरफ से अजाब होता है जो अल्लाह के गज़ब की निशानी है। अल्लाह पाक सूरह अल इनाम में फरमाता है, कह दो कि वो कुदरत रखता है इस पर कि भेज दे तुम पर अजाब तुम्हारे ऊपर से या नीचे से तुम्हारे पैरों के, या भिड़ा दे तुम्हें फिरका फिरका करके और चका दे मजा तुम में एक गिरोह को आपस की लड़ाई का दूसरे से। देखो किस तरह बार बार बयान करते हैं हम आयतों को ताकि वो समझें। दोस्तों, इंसान पे किसी भी तरह की कुदरती आजमाइश जिसमें सैलाब या ज़लज़ला अल्लाह के गज़ब की निशानी है, और जिस तरह हमें अहादीस से भी मालूम होता है कि क़यामत से पहले ज़लज़लों की कसरत होगी, कि क़यामत के बड़े ज़लज़ले से पहले अल्लाह पाक इस दुनिया में छोटे छोटे ज़लज़ले भेजेगा। अब वो ज़लज़ले कुदरती होंगे या मसनूही, इसका जवाब किसी के पास नहीं। लिहाजा बहैसियत मुसलमान हमें अपने अमाल पर गौर करने की ज़रूरत है और अल्लाह से जितना हो सके तौबा इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हमारा ये यकीन होना चाहिए कि जब अल्लाह की रज़ा हमारे साथ हो तो कोई भी मसनूई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस किस्म की कुदरती आफात से और शैतानी दज्जाली फितनों से महफूज रखे, आमीन। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि इन ज़लज़लों में इंसान का हद किस हद तक हो सकता है? कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।